हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, अगर आप इस सेंस के अंदर देखो कि ये जो मूवीज़ हैं जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कर रही हैं, उसके ऊपर बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया होती है, और वो एक प्रतिक्रिया को आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो, तो फिर स्ट्राइक आना कोई अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है, ये मुझे पूछा गया। और ये एक इंटेलिजेंट तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ना किसी के प्रो है ना किसी के अगेंस्ट है। ये स्ट्राइक आ गया और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हरण है क्या? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सैयारा को फाइनली वापस लेके आए हैं सेगमेंट के अंदर, 40वां दिन है, और क्यों लेके आए हैं वो भी बात करेंगे। बाकी वॉर 2 वगैरह, नरसिम्हा, सारी पिक्चरें तो कवर है ही हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ये जो स्ट्राइक का बारे में मेरा क्या कहना है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि भाई आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगी या कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आपने पैसे खर्चे हैं, आपका हार्ड अर्न मनी है, और अगर आप उसके ऊपर ओपिनियन रखते हैं तो ये क्या गलत बात हुई। तो इसके ऊपर अगर आपको स्ट्राइक मिल जाए, आपकी अगर मान लीजिए रोजी रोटी सिर्फ यूट्यूब से ही चलती है, तो फिर तो आप गए, फिर तो आपका थैंक यू वेरी मच हो गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना हम एक दुकानदार की कहानी सुनते हैं। एक दुकानदार है, वो ना जलेबी तलता है। उसकी कहानी यही है कि वह सुबह उठता है और वो सुबह जलेबी तलता है, समोसे तलता है, शाम को चला जाता है। एक दिन उसके मन में लालच आता है कि भाई मैं ना एक काम करता हूँ, ज़्यादा समोसे तल पाऊंगा, मैं 40 तलता हूँ, मैं 100 तल पाऊंगा। अगर मैं इसके अंदर ना ये मिश्रण चेंज कर दूँ और ये इसके अंदर ज़्यादा मैं मतलब थोड़ा सी अफीम सी डाल दूँ इसके अंदर, जैसे आपने देखा चिकन खुराना, वैसे ही कुछ कर देता हूँ, लोगों को आदत पड़ जाएगी इसकी, और उसके बाद ना फिर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। एक दिन उसके ऊपर ये जो होते हैं ना फूड वाले इंस्पेक्टर साहब, वो करते हैं, छापा मारते हैं, और उसकी दुकान बंद हो जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको पता था कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है जो आपकी सेहत को नुकसान कर सकता है? नहीं पता था, अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये जो स्ट्राइक है ये ऑलमोस्ट वैसे ही जोन के अंदर जाती है कि आपको धीरे धीरे परोसा गया कि रिव्यू का मतलब होता है, एक पुराने ज़माने में सोफिस्टिकेटेड तरीके से रिव्यू आते थे जिसमें सेगमेंटेशन तक होता था कि आर्टिस्ट ने कैसा काम किया, डायरेक्शन ने किस तरह। मैं कोशिश करता हूँ उसको फॉलो करने की, लेकिन होता था हर सेगमेंट, म्यूजिक कैसा है, स्क्रीन प्ले कैसा है, ये सबकी चीज़ों की बातें होती थी, और ढुडुम करके स्क्रीन के ऊपर भी आता था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रीन प्ले, पटकथा, ये वो आपने शब्द सुने होंगे। तो क्या होता है कि ये पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। तो रिव्यू का मतलब हो गया यूट्यूब के आने के बाद, जब बहुत सारे चंगू मंगू भी बन गए यूट्यूबर, कि हम रिएक्शन को रिव्यू समझने लग गए, हम उसमें मसाला ढूंढने लग गए। तो बहुत से लोगों ने आके मुझे भी बोला कि सर आपके ना तड़का लगाओ, कुछ मज़ा आए इसके अंदर सुनने के लिए। तो मतलब मैंने कहा कि यहाँ कैमरे लगवा देंगे पीछे, मतलब तड़का क्या चाहिए, पिक्चर देख के आपको मज़ा आया, यहाँ पर तो उसका एनालिसिस हो रहा है, इट्स अ सीरियस टॉक, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, लेकिन इसके अंदर भी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो क्योंकि ये नया था, लोगों को आदत पड़नी शुरू हो गई। जहाँ 40 समोसे बिका करते थे, अचानक से 100 बिकना शुरू हो गए। लोगों की मेंटल हेल्थ बिगड़ने लग गई। लोगों को लगा, पता नहीं चला कि उनके दिमाग के अंदर कितनी नेगेटिविटी और ये जो है ना ट्रोलिंग वाली चीज़ें बसने लग गई। अब जब इंस्पेक्टर साहब आए, यानी कि लॉ आया, उन्होंने बोला ये तो फूड खराब है कि जो आप कंज्यूम कर रहे थे। तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार हाँ, ये इतनी जो ज़बरदस्ती की हेट दिमाग में चलती चली जा रही है, ये रिव्यू तो नहीं है। तो सेंसिबल लोगों ने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया है कि इट्स अ वेलकम अलर्ट। किसी का चैनल वैनल जो भी, जिनको भी स्ट्राइक व्राइक आया हो, किसी का चैनल बंद नहीं हो रहा। इतने तो सेंसिबल होते हैं सब प्रोडक्शन हाउसेस, वो जान के 1-2 दे देते हैं ताकि आप भाई थम जाओ, थोड़ा तमीज़ से करा करो। और सिमिलर सी बात है कि जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, आप किसी को, सामने आदमी को आके बोलो कि जी आज मैं तेरे को कुछ भी बोल दूँ क्योंकि मैं तो ट्रोल कर रहा हूँ, फिर तू ना मुझे कुछ कहना भी मत, तो वो तो ईंट उठा के आपके सर पे मार देगा, लड़ाई हो जाएगी। या फिर वो थोड़ा सेंसिबल होगा तो वो चला जाएगा पुलिस स्टेशन के, भाई ये मेरे को ट्रोल कर रहा है। और ट्रोल का मतलब क्या होता है? गाली देना, मजाक उड़ाना। दिस इज़ नॉट अलाउड। सभ्य समाज में तो ये नहीं होता है। तो अचानक से जो सभ्य समाज होता है, जैसे ही कैमरा सामने आता है और यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम आता है, तो ये सभ्य समाज असभ्य कैसे हो जाता है? तो अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसके जो रूल्स अभी तक सेट नहीं हुए हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। तो ना तो गवर्नमेंट के पास टाइम है, ना किसी के पास टाइम है कि इसकी गवर्नेंस कैसे करी जाए। तो जो सेल्फ गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे माँ बाप ने क्या सिखाया था, मेरे स्कूल में क्या सिखाया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे फ्रेंड्स की तरफ, या फिर कोई गर्ल देख रही होगी तो मैं गाली गलौज करता हुआ कैसा दिखूंगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सेल्फ ट्यूनिंग के लिए होती है। तो उसके बाद कोई स्ट्राइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप एक अगर हार्श भी होगे किसी के साथ, तो आपकी जो शब्दावली होगी वो इसी तरीके की होगी। आप मेरे कुली का रिव्यू देखिए, मैंने कुली के काफ़ी धज्जी उड़ाई है, बट मैंने किसी को गाली नहीं दी,
लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखा है कि मुझे क्या लगता है कि कहाँ पर गलत गया है। ऐसी RRR के टाइम पे था और ऐसी बाकी मूवीज़ जो अगर बाई चांस मुझे पुष्पा नहीं अच्छी लगी, मैंने 15-15 मिनट के वीडियो बनाए हैं, डिटेल्ड वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक अपशब्द का कोशिश करा के ना हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर कोई डिसहार्टन हो रहा है कि स्ट्राइक होगा तो उन लोगों को हम दोबारा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप देख पाएंगे उनको, ये स्ट्राइक वाइक सब चली भी जाएंगी, वो शायद खुद भी हटा दें, बट एट द सेम टाइम ये एक हल्की सी डोज होती है कि भाई थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को क्लीन रहने दो। आप बोलो अच्छा बुरा, लेकिन अच्छे बुरे का कोई दायरा होता है। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब रहता.com नहीं है, ठीक है। तो वो सब है। अब सैयारा के बारे में बात करते हैं, मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, अच्छी पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव सा नमस्कार लेके। देखो सैयारा का डे 40 है और क्योंकि वॉर 2 और कुली बहुत ज़्यादा चमकी नहीं है तो इसकी ऑडियंस जो है अभी भी चिपकी हुई है थिएटर्स के साथ। 40th डे के अंदर भी करीबन 30 लाख का बिजनेस आज ये करेगी। और क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा सा जंप आ जाता है क्योंकि आजकल ऑफर्स वगैरह चलने लग गए। 336 इसने कल तक कर लिया था टोटल मिला के और 336.3 हो गया है इसका। 562.5 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी हो गया। वर्ल्ड वाइड मतलब ग्रॉस टोटल, बाहर हर जगह से उतर चुकी है हालांकि। तो बढ़िया इसने कलेक्शन करता चला जा रहा है और एक ड्रीम लॉन्च है किसी भी के लिए। अब जो अनीत हैं, जो इसकी एक्ट्रेस हैं, मेन लीड हैं, वो भी और मोस्ट प्रॉब्ली अयान भी दोनों ही YRF की नेक्स्ट मूवी में अंदर आपको नज़र आएंगे। इनका 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट है और अनीत के जो साथ जो डायरेक्टर हैं वो मनीष शर्मा हैं, तो वो आपको उनके साथ कुछ मूवी करते हुए नज़र आएंगे। इसके अंदर हीरो कौन होगा वो पता नहीं। अगर बाई चांस फिर से अगर अयान आ गया इसके अंदर, वायम पांडे आ गया, तो फिर आपके तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर आप बोलोगे कि ये तो मज़ा ही आ गया, ठीक है। एंड फॉर रोमांटिक स्टोरी, फॉर लोकल टाइप की स्टोरी, मनीष शर्मा इज़ फाइन। वो जब उनसे अगर कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर कुछ हैंडल करने के लिए बोलते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट बैंड बाजा बारात उस जोन के अंदर जाते हो तो अच्छी होती हैं उनकी पिक्चरें, ठीक है। माँ अवतार नरसिम्हा तो है ही बहुत अच्छी। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ इसकी है कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बोल रही है हम भी देखेंगे इसको जाके, और ये बड़ी इंकरेजिंग चीज़ है क्योंकि उनका सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर हिंदू मुसलमान मत करो, आप अपने हिंदू धर्म को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें कुछ अच्छी बात बताना चाहते हो हम भी देख लेंगे जाके। तो ये जो बात थी ना, ये मेरे दिल से निकल नहीं रही है कि ये इतनी इंकरेजिंग है, जिसकी वजह से कल मैंने अपनी मूवी शो र्यूमर मिल में बोला था कि मिस्टर विवेक अग्निहोत्री जो सपोजिटली ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में अनरेस्ट है, शायद हो भी, ठीक है, और अगर है तो उसको जो डिलीवर करने का तरीका एक अलार्म की तरह होना चाहिए कि स्केयर की तरह होना चाहिए। अगर अलार्म है तो सब लोग मूवी देखेंगे मेरे ख्याल से, और अगर स्केयर है, नफरत है, तो मेरे ख्याल से सब लोग अब ये बोलेंगे कि भाई आप एजेंडा हो, आप शायद गवर्नमेंट के पपेट हो, आप नफरतें फैला रहे हो, आपके पास और अपॉर्चुनिटी थी, आप रेडियो शो कर लो, आप पॉडकास्ट कर लो, आप डॉक्यूमेंट्री बना लो, आप टीवी के अंदर आके किसी डिबेट में पार्ट ले लो। अगर आप मूवी बनाते हो और उसमें प्रॉफिट कमाते हो और खुद ही रख लेते हो तो शायद आपकी इंटेंशन इतनी भी नोबल नहीं है जितनी आप उसको मार्केट करके दिखाते हो। क्योंकि जब आप हिट स्टोरी भी बनाते थे तब आप उस नंग धड़ंग को भी बेचते थे, और अब आप बेच रहे हो पॉलिटिकल मैटर्स को, तो फिर आप बेच ही रहे हो, आप गुड सेल्स पर्सन हो। तो उसी पे ही मेरे ख्याल से दिमाग को फुल स्टॉप लग जाता है कि ये भाई का इंटेंशन क्या है। क्योंकि अब कश्मीर फाइल ख़त्म हो गया, अब कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब अब क्या वहीं पर ही बस गए हैं, इन्होंने घर लिया है, वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है ताकि वहाँ प्रोग्रेस हो, या उनकी जो कमाई है इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे बोट चलाने वाले रेस्टोरेंट्स ओनर जिनको ऑफ सीज़न में ज़्यादा कमाई नहीं होती उनको दे आए हैं जाके। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो फिर तो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। तो माँ अवतार नरसिम्हा बहुत अच्छे, डे 33 है, और आज जो जंप आया थोड़ा सा आया, जिसमें कल 1.5 करोड़ रुपए इसने क्लोज किया, लग रहा था 2 तक हो जाएगा और 1.5 हुआ। आज 1.75 कर लेगा क्योंकि ऑफर्स वगैरह थी, तो 233 प्लस 1.75 234.75, और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 305 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते कुली की तरफ। कुली का डे 13 है, और कुली के बारे में क्वेश्चन जो पूछा लोगों ने वो यही पूछा था कि भाई अगर यहाँ पर और स्क्रीन मिल जाते तो और चल जाती क्या ये। देखो यार भाई लोगों, बहुत सारे लोगों को ना बड़ी हाफ नॉलेज होती है, तो इसलिए वो इधर उधर के तुक्के मारते हैं। किसी को कुली अच्छी लग गई होगी और अगर उन्होंने एंटरटेनमेंट ले लिया मूवी से तो उनके पैसे वसूल हो गए, तो उनको ये तो नहीं कह सकते कि भाई तू क्या दिखाया जाके, बट उसको एंटरटेनमेंट मिल गई तो अच्छी बात है।
देखो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो ये 17% से ऊपर कभी उठी ही नहीं है, तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. सो इफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड देयरफॉर द एग्जिबिटर इज नॉट इंटरेस्टेड. इफ द एग्जिबिटर इज नॉट इंटरेस्टेड, जो उसके मैनेजर हैं उसको ज़्यादा शो देंगे नहीं. ज़्यादा शो नहीं देंगे तो फिर वो जितनी चल रही है उतनी ही चलेगी, इससे ज़्यादा कुछ और होगा नहीं. और अगर आप टेक्निकली ट्रेडिशनली हिस्टोरिकल डेटा भी देख लो तो बहुत 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 कोई रेयर मूवी है जो थोड़ा सा ढंग का बिजनेस कर गई है तमिल मार्केट से. तेलुगु मार्केट में फॉर श्योर एक आधी कन्नड़ा मार्केट में की भी बहुत अच्छी पिक्चर चली है हिंदी बेल्ट के अंदर. तेलुगु की तो बहुत चलती हैं, ये थोड़ा सा नहीं जमी है लोगों को, और ये हिंदी बेल्ट के अंदर उस तरीके से प्रमोट भी नहीं हुई है. हाँ, ये वॉर कराने में पूरी अव्वल दर्जे का इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है. तो ये बिना किसी शय के नहीं होता है, ये मैं बहुत क्लियर हूँ. और ये शय दी गई है ताकि ये वॉर ज़बरदस्ती आग पकड़े और ये मुद्दा जो है वो अचानक से बॉलीवुड वर्सेस साउथ बन जाए, जो कि था ही नहीं. ठीक है, दोनों अलग अलग मार्केट में चलने वाली पिक्चरें थी. कल 3 करोड़ इसने किया था, आज 3.5 किया. और मैं सारा एट्रीब्यूशन इस मूवी का दूंगा रजनीकांत साहब को, कि उनका ऑरा था और कुछ छोटे मोटे कैमियो थे जिसके भरोसे लोग थिएटर के अंदर जा रहे हैं. अदरवाइज इट्स अ नथिंग मूवी. ये ऑल ओवर द प्लेस है ये पिक्चर. 3 करोड़ रुपए कल, 3.5 आज, जिससे इसका टोटल हो जाता है 263.5 करोड़ रुपीज़ इंडिया के अंदर. और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है मेकर्स के हिसाब से आज लगभग 510 क्रॉस कर गया होगा. अगर हम ट्रेड की माने तो वो 490 के आसपास है. बट मेरे को लगता है कि ये 10-20 करोड़ रुपए के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए. तो कल से तो मैं प्रोड्यूसर फिगर ही आपको बताऊंगा, मैं ये ट्रेड वाली फिगर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है तब इस पर डिबेट करने का कोई फ़ायदा भी है. ये डिबेट करने लायक नंबर में डिफरेंस नहीं है, जो वो बता रहे हैं ठीक है. अब चलते हैं वॉर 2 के ऊपर. डे 13 है. जिस तरीके से चल रही थी, लगातार ड्रॉप हो रहा था, आज ये उतना ही बिजनेस कर रही है जितना इसने कल किया था, 3 करोड़. तो इसका मतलब है कि आज जो डिप आया वो बस संभला है. तो सिर्फ संभलने वाली सिचुएशन के अंदर आया. अगर ये ऑफर्स वगैरह नहीं चलती तो ये 2.5 करोड़ रुपए शायद उससे भी नीचे गिर जाता. तो 233 करोड़ है, और 233 + 3 236 करोड़ हो गया है. और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 352 कल तक था. तो 4 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए आप इसमें और ऐड कर लो, क्योंकि जैसे कुली का स्टॉपेज लग गया ओवरसीज़ के अंदर, इसका भी ओवरसीज़ में स्टॉपेज लग गया. ठीक है, तो 256 करोड़ रुपीज़ के आसपास उसका टोटल होना चाहिए. ओवरसीज़ इसकी जो कलेक्शन है वो 77 करोड़ होगी आज की मिला के, और 176 करोड़ रुपीज़ होगी कुली की आज की मिला के. इससे ज़्यादा नहीं होगी इसकी. तो दोनों ही जो इनिशियल बज़ के बाद हीरो की एंटिसिपेशन के बाद फुल स्टॉप लग गया. एक लास्ट चीज़ मैं और एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऋतिक रोशन का स्टारडम क्या ख़त्म हो गया है, क्योंकि विक्रम वेदा नहीं चली बहुत ज़्यादा, और फाइटर को लेके बहुत नेगेटिविटी हुई, फिर वॉर 2 को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई. देखो, जो जितने भी फैंस हैं ऋतिक रोशन को, उनको एक कंसर्न लग रहा होगा, बट ट्रूली स्पीकिंग ना, मैं एज अ आउटसाइडर अगर देखूं और एक थोड़ा सा बर्ड आई व्यू होता है ना, सब कुछ को एक साथ देख रहा होता है, मुझे कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा. मुझे तो स्टारडम नज़र आ रहा है एक्चुअली में. विक्रम वेदा आती है और आप बोलते हो कि ऋतिक रोशन ने क्या ही एक्टिंग कर दी, और जो ओरिजिनल थी उससे बेटर इन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया. तो ऋतिक रोशन को तो प्लस पॉइंट मिल गए. अब ये एक ऐसी रीमेक थी जिसका हिंदी वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल था. उस रीमेक को करने के बाद भी अगर वो 100 करोड़ रुपये, 125 करोड़ रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 127-128 शायद मैंने ही रिपोर्ट किया था, ये इतना इन्होंने कलेक्शन कर लिया. और वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उसके अंदर ऋतिक रोशन था. कोई और होता और उस टाइम पे जितनी भी रीमेक बन रही थी वो 20-20 करोड़ भी नहीं क्रॉस कर रही थी. तो मैं नहीं मानता हूँ कि विक्रम वेदा जो है वो फ्लॉप है, क्योंकि वो सेंटिमेंट वाइज लोग देखने नहीं गए. क्योंकि हमने तो देख ली विक्रम वेदा, फिर उस टाइम पे था कि जी साउथ के हीरो बड़े अच्छे होते हैं, बॉलीवुड हाई हाई चल रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन उस टाइम पे भी सेंचुरी मार जाना बहुत अच्छी बात होती है, स्टारडम ही है. अब सेकंड अगर आप देखें कि फाइटर में क्या हुआ, मुझे तो लगता है पर्सनली कि फाइटर बहुत बेहतरीन पिक्चर थी. ठीक है, उसके में जज्बात, उसके अंदर जिस तरीके के एरियल शॉट्स लिए गए वो बहुत अच्छे दिखाए गए थे. और जिसको जो एक एंड के अंदर हीरोइज्म होता है और जो पाकिस्तान की बैशिंग होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था. तो जो ट्रू नेशन लवर हैं वो भी, उनके भी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर. हाँ, ये बोल सकते हैं कि आप थोड़ा उसको ग्लैम क्वेश्चन को थोड़ा कम कर देते हैं, बट वो सिद्धार्थ आनंद का स्टाइलाइजेशन इस तरीके का ही होता है और उसकी बहुत तारीफ भी रहती है. तो मैं उनको बोलूँ कि भाई आप अपना क्वेश्चन कम कर देते, वो फेयर नहीं था. और ऋतिक रोशन का स्टारडम कहीं नहीं गया. अगेन वॉर 2 में अगर किसी की बात हुई, सिर्फ ऋतिक रोशन की हुई, कि बहुत अच्छे इमोशनल सीन से लेके फाइटिंग सीन से लेके कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा समा बांधा.
तो वॉर टू के केस के अंदर अब आते हैं। तो वॉर टू के केस के अंदर स्ट्रेटेजिक तरीके से लगातार नेगेटिविटी हुई है, ये पेड है 100%। बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि किन लोगों ने पेड करा है। जो बहुत सारे इंस्टाग्रामर हैं उनको भी पैसे गए हैं कि भाई आप कुली को आगे बढ़ाओ, लेकिन कुली को आगे बढ़ाओ के चक्कर में उन्होंने क्या किया है कि वो बिजनेस एज यूजुअल होता है, हर बंदा किसी न किसी को पैसे दे रहा होता है, विच इज़ ओके, ठीक है, वो आप रोक नहीं सकते, इतना नहीं रोक पाओगे आप। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो पेड होते हैं ना ये लोग, क्योंकि वो होते तो गवार हैं, उनके चाहे चौथी फेल होते हैं वो, तो उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि मैं तो कंपैरिजन जोन के अंदर आ गया। तो वो कुली की तारीफ करते रहते तो बहुत बढ़िया था, तो कुली और शायद चल जाती। लेकिन जैसे वो कंपैरिजन जोन के अंदर आ गए ना, तो उन्होंने डीमीन करना शुरू कर दिया कि ये बेकार है। आपने देखा होगा बिजनेस एनालिसिस आज तक कुली का बाहर नहीं आया, लेकिन वो ऑटो का 36,000-1900 करोड़ लोगों ने कर दिया, जिनको मतलब मैथ्स भी प्रॉपर नहीं आता, वो कॉपी पेस्ट भी ढंग से नहीं कर पाए हैं। 400 से कहानी शुरू हुई, उन्होंने 450 500 उसका बजट बना दिया। तो थोड़ा हंसी का पात्र है, तो आप इसको इग्नोर करिए। ऋतिक रोशन का स्टारडम कहीं नहीं जा रहा। आपने पिक्चर देखी है, मैंने पिक्चर देखी है, आपको क्लियरली पता है कि एक एक फ्रेम के अंदर ऋतिक रोशन बहुत बढ़िया लगा, उसने जस्टिफाई करा। हमें ये भी पता है कि वॉर 1 के अंदर उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था और वैसा ही चाह रहे थे हम। वो एनटीआर आ गया और एनटीआर को जस्टिफाई करने के चक्कर में थोड़ा टोन डाउन किया। नहीं तो स्टैंड अलोन जितने सीन थे ऋतिक रोशन के, फर्स्ट सीन से लेके जो फाइटिंग सीक्वेंस था फर्स्ट वाला, उसके अंदर भी मतलब ऐसा लगता है ये अलग लीग का एक्टर है, और वो है। अब बैलेंस आउट करने के चक्कर में हो गया। अब इसी से सिलसिले में थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट अच्छी बात है ये। तो उन्होंने बोला विद्युत जाम्बा को ले लेना चाहिए था। और ना सेकेंड थॉट मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चॉइस होती। एक तो वो हिंदी बेल्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता, और दूसरा एक टाइगर जिस तरीके के जोन के अंदर था, कलाबाजियाँ, ये मार्शल आर्ट और ये सब चीज़ें, और विद्युत जो है मेरे ख्याल से एक्टिंग वाइज अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा एज है उसका। बहुत फाइन एक्टर भी नहीं है वो, लेकिन टाइगर से थोड़ा फाइनर एक्टर है, और स्पेसिफिकली नेगेटिव रोल में फोर्स वगैरह में हमने देखा था, और आवाज़ थोड़ी भारी है तो अच्छा इम्पैक्ट आ सकता था। और ये ज़्यादा कट्टर जिस दिन दुश्मनी लगती और दोस्ती भी बढ़िया लगती, बॉडी वॉडी भी अलग तरीके की टोन डाउन है, वो हाइट वाइज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होता। हालांकि ऋतिक रोशन इज स्टिल टॉलर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हमने जॉन इब्राहिम और इसको इकट्ठे एक स्टैंड के अंदर देखा है विद्युत जाम्वाल को, तो वो ज़्यादा बेटर होता, वैसा करना चाहिए था कुछ। तो बट एनीवेज पॉजिटिव चीज़ यही थी कि भाई धीरे धीरे वॉर 2 के अंदर जैसे हिंदी सिनेमा का कोई हीरो आया, तेलुगु सिनेमा का कोई हीरो आया, तो शायद ये इंडियन सिनेमा कभी बन जाएगा। तो सपना तो यही था, बट वो मेरे को लग नहीं रहा कि जितना फैन वॉर्स चलती हैं ज़्यादातर सक्सेसफुल हो पाएगा, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, बट आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको अच्छा लगा होगा ये सब कॉन्वर्सेशन। ये सब मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो कमेंट्स में आती है, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करा मैं कि जितने भी मूवी से रिलेटेड हैं आज एड्रेस कर दिया था।